समुद्र की गहराई में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां इतना अंधेरा है कि तुम्हें अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, जहां पानी का दबाव इतना है कि एक इंसान का जिस्म 1 सेकंड में पिचक जाए, वहां से कुछ आवाजें आ रही है। ऐसी आवाजें जो किसी जानवर की नहीं है, किसी मशीन की नहीं है, किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। तो साल 1997 में जब अमेरिका की साइंस एजेंसी नोआ ने अपने अंडर वाटर माइक्रोफोन से इन आवाजों को पहली बार रिकॉर्ड किया तो वैज्ञानिकों का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि एक आवाज ऐसी थी जैसे समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही है। एक आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे मर रहा है। एक आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान समुद्र के 11,000 मीटर नीचे से मदद के लिए चिल्ला रहा है। और सबसे डरावना बात यह था कि इनमें से कुछ आवाजें 5,000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। मतलब जो भी चीज ये आवाज निकाल रही थी ना, वो इतनी पावरफुल थी कि ब्लू व्हेल से भी बड़ी होनी चाहिए थी। और ब्लू व्हेल तो धरती का सबसे बड़ा जानवर है, तो फिर उससे भी बड़ी चीज समुद्र के नीचे क्या है? वैज्ञानिकों का खुद का कहना है कि समुद्र का 95% हिस्सा आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। 80% से ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर ही नहीं हुई है। मतलब जो कुछ हमने देखा है ना, वो सिर्फ 20% है। बाकी 80% में क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। पर सवाल ये है कि समुद्र के नीचे से आने वाली ये आवाजें आखिर हैं किसकी? और क्या सच में समुद्र की गहराई में कोई ऐसी चीज जिंदा है जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं है? तो चलते हैं समुद्र की गहराई में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना बहुत इजी है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो साल 1943 दूसरा विश्व युद्ध पूरे जोरों शोरों पर था। अमेरिका का एक फाइटर पायलट पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है, तभी उसके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और वो समुद्र में क्रैश हो जाता है। पायलट जिंदा है पर बीच समुद्र में अकेला है। कोई रेडियो काम नहीं कर रहा, किसी भी रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन नहीं पता और कुछ घंटों में वो मर जाता है। ऐसे केसेस बार बार हो रहे थे। अमेरिकन नेवी के पायलट्स समुद्र में गिर रहे थे और उन्हें ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक को बुलाया गया। नाम था मॉरिस एविंग। एविंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने समुद्र के अंदर अलग अलग गहराई पर छोटे छोटे बॉम्ब्स फोड़े और उनकी आवाजें रिकॉर्ड की। और उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सब कुछ बदल दिया। समुद्र की सरफेस से लगभग 700 से लेकर 1000 मीटर नीचे एक ऐसी लेयर है जहां साउंड फंसती नहीं, बल्कि उस लेयर के अंदर घुसकर हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करती है, बिना रुके, बिना कमजोर हुए। एविंग ने इस लेयर का नाम दिया सोफार चैनल। उसका आइडिया सिंपल था कि अगर कोई पायलट समुद्र में गिरे तो वो एक छोटा सा बॉम्ब पानी में फेंके, उस बॉम्ब की आवाज सोफार चैनल से होकर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचेगी और रेस्क्यू टीम्स को पायलट के एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। पर फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब अमेरिका को पायलट्स नहीं ढूंढने थे, अब ढूंढनी थी सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर सबमरीन्स। और अमेरिका ने एविंग की डिस्कवरी का इस्तेमाल करके एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया। नाम था सॉसस। उन्होंने पूरे अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के अंदर सोफार चैनल की गहराई पर हजारों अंडर वाटर माइक्रोफोन्स बिछा दिए। ये माइक्रोफोन्स 24 घंटे सोवियत सबमरीन्स की हर छोटी से छोटी आवाज को सुन रहे थे। ये सिस्टम इतना सेंसिटिव था कि हजारों किलोमीटर दूर किसी भी सबमरीन का इंजन स्टार्ट हो जाए तो भी सॉसस सुन लेता था। डिकेड्स तक ये सिस्टम क्लासिफाइड रहा। किसी को नहीं पता था कि अमेरिका ने पूरे समुद्र के नीचे कान बिछाए हुए हैं। पर फिर साल 1990s में कोल्ड वॉर खत्म हुआ। सोवियत यूनियन टूट गया। अब सबमरीन्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं थी, तो नोआ ने सोचा कि इन माइक्रोफोन से समुद्र की नेचुरल आवाजें स्टडी किया जाए। वेल्स की आवाजें, अर्थक्वेक्स की आवाजें, नॉर्मल चीजों की आवाजें। लेकिन जब उन्होंने इन माइक्रोफोन से सच में सुनना शुरू किया ना, तो जो मिला वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि समुद्र के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिसे एक्सप्लेन करना किसी के बस में नहीं था। तो चलो स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो साल 1991 का समय था। वैज्ञानिक पहली बार समुद्र के डेटा सुन रहे थे और तभी उन्हें एक आवाज मिलती है जो उन्हें कंफ्यूज कर देती है। एक ऐसी आवाज जो बार बार रिपीट हो रही थी। ऐसे समझो कि जैसे कोई अलार्म बजता रहता है, बीप 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 बीप।
वैसे ये साउंड भी एक पैटर्न में बार बार आ रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये किसी जहाज की है, चेक किया तो पता चला कि नहीं। सोचा किसी व्हेल की है, चेक किया तो पता चला नहीं। सोचा किसी अंडर वाटर वॉल्केनो की है, चेक किया तो पता चला शायद, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। उन्होंने इस साउंड का नाम रखा अपस्वीप। अब अपस्वीप के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह साउंड साल 1991 से आ रही है और आज साल 2026 में भी आ रही है। 34 सालों से लगातार नॉन स्टॉप एक ही जगह से। साउथ पैसिफिक का एक एरिया जहां लिटरली कुछ भी नहीं है, कोई आइलैंड नहीं, कोई शिप नहीं, सिर्फ समुद्र, और वहां से 34 साल से एक आवाज आ रही है जो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक और क्रीपी बात यह है कि यह साउंड मौसम के साथ चेंज होता है। कुछ महीनों में स्ट्रांग होता है और कुछ महीनों में कमजोर हो जाता है, जैसे कोई चीज नीचे है जो मौसम के हिसाब से अपना बिहेवियर बदल रही है, जैसे कोई चीज जिंदा है वहां पर। तो अब तुम सोच रहे होगे कि भाई बस एक ही ऐसी साउंड है, तो जवाब है नहीं, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि साल 1997 में चीजें और ज्यादा डरावनी हो गई। एक के बाद एक मिस्टीरियस साउंड्स आने लगे और हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी लगती थी। मार्च 1997 में नोआ के अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने एक नई आवाज रिकॉर्ड की। जब वैज्ञानिकों ने इसे सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी हैवी चीज, सोच लो एक बिल्डिंग जितनी बड़ी चीज, धीरे धीरे किसी रफ जमीन पे घिसट रही हो। एक कांस्टेंट टाइप की आवाज, बहुत ही लो, बहुत ही हैवी। उन्होंने इसका नाम रखा ट्रेन, क्योंकि जब उन्होंने इसे थोड़ा फास्ट करके सुना तो ये एक ट्रेन जैसी लग रही थी। अब वैज्ञानिकों ने ट्रेस किया कि ये आवाज आ कहां से रही है, तो जवाब था एंटार्क्टिका से, बर्फ की दुनिया से। उनका कहना है कि मोस्ट लाइकली एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, मतलब बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र के बॉटम पे अटक गया था और उसका नीचे का हिस्सा ओशन फ्लोर पे रगड़ रहा था। अब जरा इमेजिन करके देखो, एक आइसबर्ग जो इतना बड़ा है कि तुम उसके ऊपर से एक साइड से दूसरी साइड देख भी नहीं सकते। उसका बॉटम समुद्र की जमीन पे घिसट रहा है और उस रगड़ने की आवाज हजारों किलोमीटर दूर सुनाई दे रही है। समुद्र के अंदर साउंड कितनी दूर तक जाती है ये सोच के ही अजीब लगता है। अब सिर्फ 2 महीने बाद मई 1997 में एक और सेकंड आवाज आई और इस बार तो वैज्ञानिक और भी ज्यादा परेशान हो गए। इस साउंड का नाम रखा गया स्लो डाउन, और नाम बहुत ही सही रखा गया क्योंकि जब तुम ये साउंड सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे स्लो हो रही है, रुक रही है। 7 मिनट तक ये आवाज धीरे धीरे नीचे गिरती है और फिर साइलेंस। अब सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? ये साउंड 3 अलग अलग माइक्रोफोन्स पे एक साथ रिकॉर्ड हुई और ये माइक्रोफोन्स एक दूसरे से लगभग 5000 किलोमीटर दूर थे। एक आवाज इतनी दूर क्लियरली सुनाई दे, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज ये आवाज प्रोड्यूस कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भी मोस्ट लाइकली एक आइसबर्ग था जो समुद्र के फ्लोर पे अटक गया, स्लोली रुका और फिर जब पानी का करंट बदला तो वो छूट गया और फिर से मूव करने लगा। लेकिन जब तुम स्लो डाउन की ऑडियो सुनोगे ना, इवन नोइंग कि ये आइसबर्ग है, लिटरली ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे कोई चीज मर रही है, धीरे धीरे, पेनफुली, और फिर साइलेंस। तो जुलाई 1997 में एक और साउंड आता है और ये पिछली सारी साउंड से बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई समुद्र के नीचे सीटी बजा रहा हो। एक साफ, क्लीन, एक ही नोट पे बार बार ऑलमोस्ट म्यूजिकल टाइप की आवाज। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा विसल। अब विसल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सिर्फ एक ही माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हुई थी, बस एक। और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी आवाज का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना हो तो तुम्हें मिनिमम 3 माइक्रोफोन्स चाहिए ताकि 3 जगह से मिला के कैलकुलेट किया जा सके कि आवाज आ कहां से रही है। एक माइक्रोफोन से बस तुम गेस कर सकते हो, पक्का नहीं बोल सकते। तो विसल कहां से आई ये आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शायद किसी अंडर वाटर वॉल्केनो की आवाज हो सकती है, क्योंकि इससे पहले सिमिलर टाइप की साउंड्स वॉल्केनो से रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब तो तुम समझ गए होगे कि साल 1997 में नोआ के वैज्ञानिकों की हालत कैसी रही होगी। हर कुछ महीने में एक नई मिस्टीरियस साउंड, हर एक पिछली से ज्यादा कंफ्यूजिंग, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ था ना वो सब कुछ एक ट्रेलर था, क्योंकि अब आने वाली थी वो साउंड जिसने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया था। वो साउंड जिसके बारे में आज भी लोग डिबेट करते हैं,
वो साउंड जिसकी वजह से लोग सीरियसली बिलीव करने लगे कि समुद्र के नीचे कोई मॉन्स्टर है। समर 1997 नोवा के माइक्रोफोन्स ने एक मैसिव सिग्नल पकड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग कि एक साथ कई सारे माइक्रोफोन्स ने इसे रिकॉर्ड किया और ये माइक्रोफोन्स एक दूसरे से 3200 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये आवाज इतनी लो थी कि ह्यूमन ईयर्स सुन ही नहीं सकते थे। मतलब अगर तुम वहां होते माइक्रोफोन के पास तब भी तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, तुम्हारा बॉडी बस एक वाइब्रेशन फील करता। तो वैज्ञानिकों ने एक काम किया, उन्होंने साउंड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले किया ताकि वो हमारी हियरिंग रेंज में आ जाए। और जब ये स्पीड अप साउंड स्पीकर से निकली, लैब में सब चुप हो गए, क्योंकि ये आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बहुत बड़ी चीज समुद्र की गहराई में सांस ले रही है या रो रही है या किसी को बुला रही है। एक डीप, हेवी, ऑलमोस्ट जिंदा लगने वाली आवाज। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा द ब्लूप। और ब्लूप ने इंटरनेट पे आग लगा दी, लोग पागल हो गए, थियरीज आने लगी कि ये कोई अननोन क्रिएचर है। ब्लू व्हेल तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है ना, 30 मीटर लंबा, और उसकी आवाज भी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन ब्लूप की पावर ब्लू व्हेल से भी ज्यादा थी। मतलब अगर ये कोई जानवर है तो वो ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अब जरा सोच कर देखो, ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा जीव समुद्र की उस गहराई में जहां इंसान कभी गया ही नहीं, अंधेरे में 11,000 मीटर नीचे कोई चीज बैठी है और आवाजें निकाल रही है। ये सोच के ही पैर कांपने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे लवक्राफ्ट की स्टोरीज के मॉन्स्टर कथुलू से जोड़ दिया, एक जायंट मॉन्स्टर जो समुद्र के नीचे सोता रहता है। और कोइंसिडेंस देखो, कथुलू की स्टोरी में भी वो साउथ पैसिफिक में ही रहता है और ब्लूप भी साउथ पैसिफिक से रिकॉर्ड हुआ। लोग सीरियसली बोल रहे थे कि समुद्र में मॉन्स्टर है, और ऑनेस्टली कोई उन्हें गलत भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वैज्ञानिकों का अपना कहना है कि समुद्र की 80% से ज्यादा स्पीसीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। 80%, मतलब जो कुछ हमने देखा है वो सिर्फ 20% है, बाकी 80% में क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और ये वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, या फिर जानबूझकर स्किप करते हैं, क्योंकि इसे बताने से मिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। तो देखो, जब तुम ब्लूप सुनते हो ना, वो क्रीपी साउंड जैसे कोई क्रिएचर बोल रही है वाली आवाज, वो ओरिजिनल साउंड नहीं है, वो एडिटेड है। नोवा ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि ब्लूप की जो ऑडियो पब्लिक के लिए डाली गई है वो 16 गुना फास्ट की गई है, 16 टाइम्स। अब भाई ये समझ के देखो कि तुम किसी भी चीज की आवाज को 16 गुना फास्ट करते हो तो वो कंप्लीटली बदल ही जाती है। एक एग्जांपल दूं, अगर तुम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करोगे और उसे 16 गुना फास्ट प्ले करोगे ना, तो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। अब उल्टा करो, अगर किसी चीज की लो हैवी साउंड को 16 गुना फास्ट करो तो वो सडनली एक एनिमल की आवाज जैसी लगने लगती है। और एग्जैक्टली यही ब्लूप के साथ हुआ। असलियत में ब्लूप एक स्लो हैवी ग्राइंडिंग टाइप की साउंड है, बिल्कुल बोरिंग, लेकिन 16x फास्ट करो और वो सडनली एक मॉन्स्टर जैसी लगने लगती है। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है, वो हर जगह पैटर्न्स ढूंढता है। जैसे क्लाउड्स में तुम्हें फेसेस दिखाई देते हैं, जैसे रात के अंधेरे में कपड़े का ढेला घोस्ट जैसा लगता है, वैसे ही स्पीड अप साउंड्स में तुम्हारा ब्रेन क्रिएचर की आवाज सुन लेता है। और इसी चीज ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। तो फिर ब्लूप एक्चुअली क्या था? वैज्ञानिकों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में काफी साल लगाए। तो साल 2005 के बाद नोवा ने अंटार्कटिका के पास बिल्कुल बर्फ के नजदीक नए माइक्रोफोन्स लगाए। पहले तो माइक्रोफोन्स बहुत दूर थे, हजारों किलोमीटर दूर तो सिग्नल आते थे, लेकिन क्लियर नहीं थे। अब जब माइक्रोफोन्स डायरेक्टली बर्फ के पास लगे तो सब कुछ समझ में आ गया था। इन नए माइक्रोफोन्स ने हंड्रेड्स ऑफ साउंड्स रिकॉर्ड की जो ब्लूप से मिलती जुलती थी, और ये सारी साउंड्स थी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के टूटने की। आइसबर्ग्स क्रैक होते हैं, टूटते हैं, और जब एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटता है ना, तो उसकी आवाज इतनी पावरफुल होती है कि वो समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करती है। साल 2007 से 2008 में वैज्ञानिकों ने स्पेसिफिकली एक आइसबर्ग को, जिसका नाम था A53A, मॉनिटर किया। जब वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास से टूट रहा था, उस आइसबर्ग के टूटने की आवाज ब्लूप से मैच करती थी। 2024 में नोवा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ब्लूप एक आइस क्वेक था, मतलब बर्फ का टूटना, मॉन्स्टर नहीं, क्रिएचर नहीं, बस बर्फ। अब एक फाइनल बात, और ये वो बात है जो सोचने पे सच में नींद उड़ जाती है। ब्लूप सॉल्व हो गया, बर्फ थी। जूलिया सॉल्व हो गई, बर्फ थी। ट्रेन सॉल्व हुआ, बर्फ था। लेकिन अब स्विफ्ट जो करीब 34 साल से आ रहा है, अनसॉल्व है। विसल कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता।
ये भी अनसॉल्व्ड है और ये सिर्फ वो साउंड्स है जो हमने एक्सीडेंटली सुन ली एक सिस्टम से जो ओरिजिनली सबमरीन्स ढूंढने के लिए बनाया गया था। समुद्र की गहराई में और कितनी साउंड्स है जो हमने अभी तक सुनी ही नहीं है, जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में आज भी किसी को नहीं पता। हमने समुद्र का सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है, सिर्फ 5%। बाकी 95% में क्या है ये कोई नहीं जानता। ओशन फ्लोर का 80% से ज्यादा हिस्सा प्रॉपरली मैप ही नहीं हुआ है और हमें ये समझने की जरूरत है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, समुद्र एक पूरी दुनिया है अपने रूल्स के साथ, अपने सीक्रेट्स के साथ, और उन सीक्रेट्स में से कुछ की सच्चाई शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, सच में समुद्र के नीचे बस बर्फ और वॉल्केनोज है या फिर कुछ और भी है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है रीसेंट सैटेलाइट डेटा के बारे में, जहां पर समुद्र के अंदर एक भयानक लहर देखने को मिल रही है। एक ऐसा लहर जो सुनामी से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किसी भूकंप की वजह से नहीं बनता। ये स्टडी बहुत ही नई है और ये बहुत ही डिवास्टेटिंग भी है। पर आखिर ये लहर आ कहां से रही है और ये इतनी खतरनाक क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।